नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी की जो एसएससी के द्वारा जो है दिया गया है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका था, आज से लगभग 20 दिन पहले। ठीक है, तो जब हमारी वो वीडियो आई थी जिसमें मैं बताया था कि जो सीपीएसआई की जो है वैकेंसी आने वाली है और लगभग 4.5 से 5.5 के 4.5 से 5,000 के करीब वो वैकेंसी आने वाली थी। ठीक है, तब जो है कई लोगों ने कमेंट के माध्यम से उल्टा सीधा चीज़ कहा। ठीक है, खैर उस चीज़ से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आज ये वैकेंसी आ गई है तो उन लोगों को जवाब देना बनता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो मैं जानकारी देता हूँ ना, पहले इधर-उधर से चेक कर लेता हूँ, कन्फर्म कर लेता हूँ, उसके बाद ही लेकर आता हूँ। अब उस समय मेरे पास कोई प्रूफ़ नहीं था, जहाँ से हमें सूचना मिली थी उसका कोई प्रूफ़ नहीं था। अब कॉल रिकॉर्डिंग थी, अब ये सब चीज़ हम नहीं डाल सकते ना, तो और 10 लोगों को प्रूफ़ देने की आवश्यकता भी नहीं है। जो लोग मानते हैं, भाई उस समय मैं जानकारी ही दिया था। ऐसा तो नहीं है कि आपसे मैं पैसा मांग रहा था कि लाइए पैसा दीजिए, मैं आपको फॉर्म अप्लाई कर दूंगा। तो अगर कोई जानकारी दे रहा है, अगर आपको सही लग रहा है तो सुनिए, नहीं सही लग रहा है तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। और फालतू का कमेंट करने का कोई मतलब नहीं। आपके कमेंट करने से मैं डरूंगा नहीं और ना ही जो है हौसला पस्त होगा। मैं तो जो है उन लोगों को फोकस करता हूँ जो ईमानदारी से वीडियो देखते हैं और जो है अपना अच्छे से रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं जो इस वीडियो में पोस्ट के बारे में पूरा जो है डिटेल जो है बताऊंगा कि आखिर इसकी पोस्ट की संख्या क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और फॉर्म अप्लाई की डेट क्या है और इसका फ़ीस का मतलब कितना फ़ीस लगेगा फॉर्म अप्लाई करने में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में ये पाँचों टॉपिक आपको जो है, पाँचों पॉइंट आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको आखिरी तक कोई जो है कन्फ्यूज़न ना हो। और जो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक हैं तो उनसे बता दूं, आप जो है अच्छे से तैयारी करके इस फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि ये बहुत ही जो है अच्छी वैकेंसी है। जो यूपी में आपका दरोगा लेवल का होता है ना, सेम उसी लेवल का जो है होता है, लेकिन इसकी जो सैलरी होती है वह यूपी दरोगा से अधिक होती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है। और इसमें दो टाइप की पोस्ट आती हैं, एक तो आपकी दिल्ली पुलिस में आती है और एक आपकी जो है जीडी की आती है। ये जो जीडी होता है ये पैरामिलिट्री जो फोर्स होते हैं, आपका बीएसएफ हुआ, आईटीबीपी, इन सबों में होता है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस और जो है आपका पैरामिलिट्री, इन दोनों में जो है आप दरोगा बनते हो अगर इसे फाइनल क्लियर कर लेते हो तब। ठीक है, तो चलिए अब इस वैकेंसी की पूरी डिटेल देखते हैं कि इसकी पोस्ट कितनी है, योग्यता क्या है। देखिए सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं। तो इसकी पोस्ट जो है कुल 4,187 पोस्ट आई है। और ये जो पोस्ट आई है ये आपकी टेंटेटिव वैकेंसी है, मतलब टेंटेटिव पोस्ट है, मतलब अनंतिम है। अभी ये पोस्ट जो है नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा रहता है, यह पोस्ट जो है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन घटने का तो कभी सवाल ही नहीं होता है। हमेशा जब भी होता है ये वैकेंसी बढ़ती है और इसमें भी देखिएगा ये भी वैकेंसी बढ़ेगी 100%। ठीक है, अब देखिए जो 4,187 पोस्ट हैं ये आपके दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, इन दोनों में डिवाइड की गई है। अब नीचे देखते हैं दिल्ली पुलिस में कितनी पोस्ट दी गई है। देखिए दिल्ली पुलिस में जो मेल कैंडिडेट हैं अर्थात पुरुष लोग हैं, उनके लिए जो है कुल 125 पोस्ट दी गई है। अब इन 125 पोस्ट में जो सामान्य के बच्चे हैं उनके लिए 45 पोस्ट, ओबीसी के लिए 24 पोस्ट, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 12 पोस्ट हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से एक्स सर्विसमैन का भी है कि मतलब सामान्य के एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें कितना दिया गया है, ओबीसी के, एससी के, सबके ऐसे हैं। तो आप देख लीजिएगा जिसमें आप जो है रिलेट करते हो। और अगर फीमेल की देखेंगे तो फीमेल की जो सामान्य लड़कियां हैं उनके लिए 28 पोस्ट है, और जो ओबीसी लड़कियां हैं उनके लिए 15, और एससी लड़कियों के लिए 8 है, और एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, कुल 61 पोस्ट जो है दिल्ली पुलिस में, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस का है, महिलाओं के लिए निकाली गई है। अब हम देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स में कितनी है। देखिए जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें आपका जो है एक आता है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। तो इन जो है 5 में ये पोस्ट निकाली गई है। तो देखिए इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष के लिए जो सामान्य मतलब पुरुष के जो सामान्य कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट, उनके लिए 342 पोस्ट आई है, और फीमेल में जो सामान्य की हैं उनके लिए 18 है। उसी तरीके से आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, ये सब में जो है, एससी एसटी सब में है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपको किस में भरना है, कौन सी आपके लिए सबसे अच्छी पोस्ट है, बीएसएफ की है, सीआईएसएफ की है, कौन सी सबसे अच्छी पोस्ट है, आप इस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इसका जो है योग्यता।
देखिए इसकी पहले हम एज लिमिट की योग्यता देखते हैं कि ये कितना एज मांगा है। देखिए जो एज मांगा है वह 1/8/2024 तक का मांगा है, अर्थात 1/8/2024 तक को आपको आपकी वो एज होनी चाहिए जो ये मांगा है। इसकी जो मिनिमम एज है वह 20 साल है और जो मैक्सिमम एज है वह 25 साल है, अर्थात आप 1/8/2024 तक 25 साल के अंदर होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कुछ कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन भी प्रदान किया जाता है, जैसे एससी और एसटी को जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, अर्थात ये जो 25 है इसमें अगर आप 5 साल और जोड़ दें तो हो जाएगा आपका 30 साल। जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं 30 साल के अंदर हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी को जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, अर्थात अगर वो 28 साल के हैं, 28 साल के अंदर होते हैं, मतलब 1/8/2024 को, तब वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हम दिल्ली पुलिस के लिए देखते हैं क्या होनी चाहिए इसका शैक्षिक योग्यता। देखिए इसमें जो है बैचलर डिग्री, अर्थात जो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होती है ना, बस पात्र वही होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब देखिए ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में ये नहीं कहा है कि आपके पास मोटरसाइकिल का होना चाहिए या 4 व्हीलर का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप 4 व्हीलर का ही बनवाइए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपका ट्रक का तो मांगेगा नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 4 व्हीलर तक का ही मांगेगा, तो इस वजह से अगर ना हो तो आप बनवा लीजिए। और जो पैरा मिलिट्री फोर्स है उसमें मात्र केवल डिग्री मांगा है, बैचलर डिग्री, अर्थात आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप बीए किए हों या फिर बीएससी किए हों, ठीक है, उससे नहीं मतलब है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब देखिए इसमें जो ये एनसीसी के बच्चे हैं जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि उन्हें जो है ये नंबर का बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, अर्थात जो पेपर 1 होगा, ठीक है, पेपर 1 होगा और पेपर 2, इन दोनों में आपको 10-10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जितना भी आप नॉर्मलाइजेशन के पास बाद पाएंगे आपको 10 नंबर और दे दिया जाएगा। और जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसे 6 नंबर दिया जाएगा, और जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको 4 नंबर दिया जाएगा। मतलब जो एनसीसी बच्चा किया है उसके लिए अच्छा मौका है नंबर पाने का। अब देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, देखिए इसमें सबसे पहले पहला पेपर होगा, ठीक, उसके बारे में देखेंगे कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद जो है पेट होगा, ये पेट जो है आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। ये पेपर 1 में जो क्वालिफाई होंगे उसके बाद बच्चे पेट देंगे, और जो बच्चे पेट क्वालिफाई होंगे वो फिर पेपर 2 देंगे। पेपर 2 में भी देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट कितना पूछा जाता है, और जो बच्चे पेपर 2 भी क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा प्लस मेडिकल होगा, फिर उसके बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए पेपर 1 में जो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, अर्थात आप जो है 4 क्वेश्चन करते हैं, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है 0.5 नंबर जो है कटेगा, ठीक। अब देखिए किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा, तो देखिए सबसे पहले रीजनिंग को देखते हैं। तो रीजनिंग से कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 50 प्रश्न जो आपके 50 नंबर के होंगे, अर्थात एक नंबर आपका, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जीएस का देखिए, जो जीएस जीके का है इससे भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 नंबर के होंगे। और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अर्थात मैथ से भी आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश कम्प्रिहेंशन से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 50 नंबर के होंगे। देखिए इस वैकेंसी में ये इंग्लिश जो है बहुत अच्छा रोल निभाने वाला है, क्योंकि इससे अभी तो आप 50 प्रश्न देख रहे हैं, अभी आप पेपर 2 में देखिएगा कि इससे कितने प्रश्न आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस पेपर में, इस वैकेंसी में इंग्लिश का सबसे बड़ा रोल है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। अगर आप पेपर 1 क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका होगा पेट का, मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170, जो सामान्य बच्चे हैं जिसमें एससी ओबीसी सभी आ जाते हैं, जो आपके मतलब नॉर्मल हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र से नहीं हैं या फिर महिलाएं नहीं हैं, तो उनके लिए 170 सभी बच्चों के लिए चाहिए, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो,
ठीक है, सॉरी एसटी नहीं, एसटी के लिए अलग से दिया गया है, ठीक। एससी, ओबीसी और जनरल, इनके लिए 170 होनी चाहिए, और जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 होना चाहिए नॉर्मल, और फुलाने के बाद उसे 85 हो जाना चाहिए, अर्थात 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका सीना फूलना चाहिए। अब देखिए वो कैंडिडेट जो पहाड़ी एरिया पे रहते हैं, जैसे गढ़वाल में, कुमायूं में, तो इन जगहों पे क्या होता है, हाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ के लोग थोड़े नाटे होते हैं। तो इस वजह से इनके लिए हाइट में जो है 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। अगर ये 165 सेंटीमीटर के भी होंगे तो इन्हें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इनका चेस्ट जो है 80 मांगा गया है, और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक, उनके लिए हाइट में थोड़ा अधिक छूट दे दिया गया है। उनके लिए जो है 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और उनका चेस्ट जो है 77 होना चाहिए। फुलाने के बाद वही 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, फुलाने के बाद मतलब 82 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 इनकी हाइट होनी चाहिए, फिर चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो, एससी की हो, ठीक है, सभी के लिए 157 हाइट होनी चाहिए। और जो पहाड़ी एरिया में रहती हैं महिलाएं, ठीक, वहाँ की निवासी हैं, उनके लिए एक 55 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो फीमेल जो है एसटी की हैं, एसटी कैंडिडेट महिलाएं हैं, उनके लिए 154 उनकी हाइट होनी चाहिए। महिलाओं में देखिए चेस्ट नहीं नापा जाता है, इसमें जो है वेट नापा जाता है इसकी जगह पे। अब देखते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में जो और चीज़ हो देंगे, जैसे आपकी दौड़ हुआ, लॉन्ग जंप, उसके बारे में। तो देखिए इसमें जो मेल कैंडिडेट होंगे, अर्थात जो पुरुष होंगे, उन्हें जो है 100 मीटर की रेस कराई जाएगी, और ये 100 मीटर की रेस जो है 16 सेकंड के अंदर आपको पूरा करना होगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। फिर उसके बाद आपको जो है 1.6 किलोमीटर की रेस कराई जाएगी, ठीक है। ये जो है 6.5 मिनट के अंदर आपको क्लियर करना है। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप कराई जाएगी, जो होगा 3.65 मीटर लॉन्ग जंप आपको मतलब कूदना है। इसके लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। अगर किसी इन तीनों में किसी भी आप चांस में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब 3.65 मीटर कूद लेते हैं, तो आप क्वालिफाई होंगे। फिर उसके बाद हाई जंप होगा, हाई जंप 1.2 मीटर का होगा, इसमें भी 3 चांस दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप जो है तीनों में से एक भी चांस में आप हाई जंप कर लेते हैं 1.2 मीटर, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। शॉर्ट पुट भी है इसमें, शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक, हाँ। अगर आप जो है 4.5 मीटर की दूरी पे गोला फेंक लेते हैं, 4.5 मीटर की दूरी तक, तब आप जो है क्वालिफाई होंगे, और इसके लिए भी आपको जो है 3 चांस दिया जाएगा। ये तो था पुरुषों का। अब हम देख लेते हैं महिलाओं के लिए क्या क्या है। देखिए महिलाओं को जो है 100 मीटर की रेस करनी है, और इन्हें 18 सेकंड में ये रेस कंप्लीट करनी है। और फिर उसके बाद जो है 800 मीटर की दौड़ करनी है, और ये दौड़ इन्हें जो है 4 मिनट में पूरी करनी है, उसके बाद ही ये क्वालिफाई होंगी। फिर उन्हें लॉन्ग जंप करना है, उन्हें जो है 2.7 मीटर ही कूदना है, और इसके लिए उन्हें मिलेगा 3 चांस। 3 चांस में अगर एक में भी कूद जाती हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगी। फिर उनके लिए है हाई जंप, हाई जंप 0.9 मीटर, ठीक है, 0.9 मीटर की उन्हें हाई जंप करनी है, और इसके लिए भी इन्हें 3 चांस दिया जाएगा, ठीक। 3 चांस में अगर एक चांस में भी ये लोग कूद जाएँ तो क्वालिफाई आप लोग हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट नहीं दिया गया है, अर्थात जो लड़कियां हैं उन्हें गोला फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं पेपर 2। देखिए दोस्तों जो पेपर 2 है, अभी मैं बताया था कि इंग्लिश का क्या रोल है, तो पेपर 2 में आप देखिए जो इंग्लिश से पूछा गया है 200 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, 200 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, 200 क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो कुल मिला जुला के ये 200 के पूरे क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश से ही पूछे जाएंगे, अर्थात दोनों पेपर में मिला लिया जाए तो कुल 250 प्रश्न आपके केवल इंग्लिश से पूछे जाएंगे 400 प्रश्नों में, ठीक है। पहले और दूसरे में 200 उसमें पहले में है, 200 इसमें, कुल 400 प्रश्न में से 250 प्रश्न मात्र इंग्लिश से पूछे जा रहे हैं। तो इस वजह से अगर इस वैकेंसी को आप क्लियर करना चाहते हैं तो इंग्लिश पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और ये भी जो दूसरा पेपर होगा ये भी आपका 2 घंटा का होगा, और इसमें भी 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर उसके बाद आपका जो है जब आप पेपर 2 भी क्वालिफाई कर जाएंगे, जब आप मेरिट में आ जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल में आप लोग जानते हैं आप लोगों की जो आँख कान ये सब चीज़ है, ये सारी चीज़ जो है टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो लड़के इसमें फ़ाइनल होंगे उन्हें जो है फ़ाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक। तो ये था दोस्तों इसका पूरा प्रोसेस।
अब हम देखते हैं इसकी फॉर्म अप्लाई की डेट का। देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्म को अप्लाई करने की तारीख है वह 4 मार्च 2024 से प्रारंभ है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वह 28 मार्च 2024 है। और इसकी फ़ीस पेमेंट की जो डेट है वह 29 मार्च 2024 है। अर्थात जो लोग फ़ीस पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें 29 मार्च तक इसे हर हाल में कर लेना है। अब अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो इन्होंने करेक्शन डेट भी दिया है 30 और 31 तारीख को इसका करेक्शन डेट रहेगा, 30 मार्च और 31 मार्च को, ठीक। लेकिन मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग जब फॉर्म भरिए तो बहुत ही इत्मीनान से भरिए, कोई गलती ना हो। क्योंकि देखिए, आप जब पहली बार करेक्शन करेंगे तब आपसे 200 रुपये चार्ज लिया जाएगा, और जब आप दूसरी बार अगर इसे करेक्शन करेंगे तब 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो इस वजह से मेरा जो है यही सजेशन रहेगा कि आप एक बार में ही पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से पढ़ के इत्मीनान से भरिए। आपके पास अभी टाइम भी है क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है 28 तारीख है, तो इस वजह से इत्मीनान से भरिए। अब देखिए, एग्ज़ाम की जो डेट दी गई है, ये पहले पेपर की डेट दी गई है, ठीक है। वह 9 से 13 मई के अंदर जो है कराएगा, जो पहला पेपर इसका होना है। बाकी अभी और डेट नहीं दिया है, पहला पेपर करा ले, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या प्रोसेस है, ठीक। तो इसका जो पेपर 1 का डेट है वह 9 से 13 मई है। इस वजह से आपके पास अधिक समय भी नहीं है, आप फॉर्म को जल्दी से अप्लाई करके और जो है इसकी तैयारी में जुट जाइए। अब देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा इसको अप्लाई करने में। देखिए, जर्नल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन लोगों के लिए तो 100 रुपये रखा गया है। वहीं एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट जितनी भी हैं, चाहे वो एससी की हों, जर्नल की हों, ओबीसी की हों, उनके लिए भी जो है कोई भी फ़ीस इसमें नहीं रखा गया है। तो फ़ीस के मामले में देखिए, अधिकतर लोगों को इसमें छूट प्रदान की गई है, और जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को देना है उनके लिए भी अधिक फ़ीस नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की यही एक खासियत होती है कि वो फ़ीस बहुत ही नाम मात्र का रखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे द्वारा दी गई जानकारी, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। और मेरा आपसे एक बार फिर से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिर चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।